हेलो फ्यूचर प्रोफेशनल्स, वी आर बैक अगेन हमारा कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चंस के सीरीज में। एंड आज का हमारा क्वेश्चन, एंड मुझे लगता है ना बहुत बच्चों को ये टॉपिक पसंद नहीं है। अगर आप एक उनमें से हो तो प्लीज मेंशन करो कमेंट में कि मुझे ये टॉपिक पसंद नहीं है। तो आज का हमारा डिस्कशन है इस टॉपिक पे, आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखते हैं क्या बोल रहा है। An employee, Mr. Karan, signed a contract with his employer company ABC Limited that he will not solicit the customers after leaving the employment from the company. But after Mr. Karan left ABC Limited, he started up his own company, PQ. मतलब उसको बोला गया था कि तुम मेरा जॉब छोड़ दोगे, उसके बाद तुम मेरे कस्टमर्स को सॉलिसिट नहीं करोगे। बट आफ्टर मिस्टर करन लेफ्ट एबीसी, वो निकल गया एबीसी से, ही स्टार्टेड अप हिज ओन कंपनी पीक्यूआर। तो निकलने के बाद उसने अपनी ओन कंपनी स्टार्ट की एंड ही स्टार्टेड, फिर इस कंपनी के थ्रू वो कंपनी के क्लाइंट्स को सॉलिसिट करने लगा। कंपनी के थ्रू वो इन क्लाइंट्स को सॉलिसिट करने लगा for his own business purpose. ABC Limited filed a case against Mr. Karan for breach of the employment contract and for soliciting their customers for their own business. Mr. Karan contended that there is a corporate wheel between him. वो बोला कि कंपनी और मैं सेम नहीं है भाई, कॉर्पोरेट व्हील है हमारे बीच में, and his company and he should not be personally held liable for this. वो बोला मैं पर्सनली लायबल बिल्कुल भी नहीं हूँ। In this context, the company ABC Limited seeks your advice as to the meaning of corporate wheel, when wheel can be lifted. So यहाँ question में they are asking you meaning of corporate wheel and when the wheel can be lifted. इससे पहले let me first explain, मैं आपको explain करती हूँ concept of corporate wheel क्या है। corporate wheel क्या बोलता है? कॉन्सेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट व्हील बोलता है कि जैसे ही एक कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, कंपनी और मेंबर के बीच में एक थिन व्हील आता है। ऐसा व्हील है जो मुझे दिखता नहीं है, मैं टच नहीं कर सकती। व्हील का मतलब होता है पर्दा, बट वो कंपनी और मेंबर को डिस्टिंग्विश करता है। मतलब कंपनी और मेंबर सेम नहीं है। मतलब ये कंपनी है, ये मेंबर है, इनके बीच में एक पर्दा है जो इन दोनों को डिस्टिंग्विश करता है। मतलब कंपनी और मेंबर सेम नहीं है। जब मैं बोलती हूँ रिलायंस, अंबानी और रिलायंस सेम नहीं है, वो अलग है। कंपनी मेंबर के लिए लायबल नहीं है, मेंबर कंपनी के लिए लायबल नहीं है। लेकिन कुछ कुछ केसेस में इस व्हील को इग्नोर किया जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है? ये कॉन्सेप्ट आता है सेपरेट लीगल एंटिटी से। लेकिन कुछ कुछ केसेस में इस व्हील को इग्नोर किया जाता है। इस व्हील को इग्नोर मतलब इसको नहीं माना जाता है, इसको लिफ्ट किया जाता है। जब हम बोलते हैं इसको लिफ्ट किया जाता है, तो मेंबर और कंपनी को एक ही माना जाता है। मतलब मेंबर पर्सनली लायबल हो जाता है कंपनी के फैक्ट्स के लिए। ये किस किस केसेस में होता है? तो बेसिकली हमारे कुछ कुछ केस लॉज है जहाँ पे इस व्हील को इग्नोर किया गया है। उन केसेस में ऐसा कुछ केस हो तो उस व्हील को इग्नोर किया जाएगा और मेंबर को पर्सनली लायबल किया जाएगा। सबसे पहला है प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू। इसका केस है सर विंशॉ मानिकजी पेटेंट। तो इसमें क्या हुआ था ना, ये बंदा अपने टैक्स को बचाने के लिए कंपनीज बना लेता है 4-5 ठो, और हर कंपनी को एक एक पोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट दे देता है। दो चीज हो गई, डाइल्यूट हो गया, और उस समय ना उसके लॉस था कि कंपनी को कम टैक्स देना पड़ता था, प्लस प्रॉफिट्स एक जगह होता तो इंक्रीज हो जाता, बट अलग अलग हो गए तो डाइल्यूट हो गए। तो उसके कारण उसने ऐसा करके टैक्सेस को कम कर लिया। जब सेल्स टैक्स ऑफिसर को पता चला तो वो तो रियलाइज किया कि अरे यार, ये तो इसलिए कर रहा है ताकि उसको टैक्स नहीं देना पड़े। उसलिए उसने इस व्हील को इग्नोर, इस उसने कोर्ट में वो केस लेके गया। कोर्ट बोला कंपनी को बनाने का सिर्फ एक ही मोटिव था कि रेवेन्यू पे नहीं करना पड़े। कोर्ट ने व्हील को लिफ्ट कर दिया। And जब व्हील वाज लिफ्टेड, कोर्ट ने उसको बोला कि भाई तुमको जो रियल टैक्स पे करना है वो पे करो। द कोर्ट लिफ्टेड द व्हील एंड उसने बोला कि कंपनी को बनाने का सिर्फ एक ही मकसद था कि टैक्स कम देना पड़े। एंड उसको बोला गया कि तुम हमको जो ओरिजिनल टैक्स है वो पे करो। दूसरा है where the company is a sham or fraud. sham मतलब it's just fake, fake है वो, रियल नहीं है। इसका दो केसेस है, गिलफर्ड मोटर कंपनी वर्सेस हॉर्न एंड जोन्स वर्सेस लिपमैन। गिलफर्ड मोटर कंपनी वर्सेस हॉर्न, ये जो हमारा केस है वही था। इस केस में क्या हुआ, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को बोला कि तुम मेरा जॉब छोड़ के जाओगे, उसके बाद मेरे क्लाइंट्स के साथ डील नहीं कर सकते हो। एम्प्लॉय ने बोला ठीक है।
बट जॉब छोड़ने के बाद उसको रियलाइज हुआ कि मुझे तो एक ही काम आता था, तो उसने एक कंपनी बनाई और उस कंपनी के थ्रू क्लाइंट्स को सॉलिसिट करने लगा। एम्प्लॉयर ने बोला तुम मेरे क्लाइंट्स को सॉलिसिट कर रहे हो। उसने बोला मैंने तो तुम्हारे कोई क्लाइंट्स को सॉलिसिट नहीं किया, कंपनी ने किया, मैं और कंपनी अलग है। तो एम्प्लॉयर कोर्ट गया, बोला कि इस कंपनी को बनाने का सिर्फ एक ही मोटिव था कि उस एम्प्लॉयर के क्लाइंट्स के साथ डील करना। व्हील वाज लिफ्टेड, एंड जब व्हील को लिफ्ट किया गया, कोर्ट ने बोला कि भाई तुम एम्प्लॉय इस कंपनी के थ्रू भी इनके क्लाइंट्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। जोन्स वर्सेस लिपमैन के केस में क्या हुआ था, सेलर ने ना कॉन्ट्रैक्ट किया बायर को लैंड सेल करेगा, बाद में उसकी नीयत बदल गई, उसके इंटेंशंस नहीं थे सेल करने के, बट बट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के हिसाब से तो उसको सेल करना पड़ेगा, बीसीयू करेगा नहीं तो उसको। तो उसने क्या किया, एक कंपनी बनाई और ये लैंड उस कंपनी को सेल कर दिया। अब बायर आया और बोला कि लैंड दो, सेलर बोलता है मैंने तो लैंड सेल कर दिया। बायर बोला तुमने ऐसे कैसे सेल कर दिया, हमारे बीच में कौन था? वो बोलता है मैंने तो कर दिया। कोर्ट में गया बायर, तो कोर्ट बोला कि इस कंपनी को बनाने का सिर्फ एक ही मोटिव था कि व्हील को लिफ्ट किया जाए। इस कंपनी को बनाने का एक ही मोटिव था कि व्हील को लिफ्ट किया जाए। कोर्ट सॉरी, आई एम सो सॉरी, कि सेल अवॉइड किया जाए। कोर्ट ने व्हील को लिफ्ट किया एंड उसने बोला कि सेलर तुमको ये लैंड बायर को सेल करना पड़ेगा। थर्ड केस है हमारा, when the company is formed to avoid welfare legislations। वेल लेजिस्लेशन का मतलब होता है लॉ, वेलफेयर मतलब किसी वेलफेयर सोसाइटी के वेलफेयर के लिए बना, किसी एक सेक्शन, जैसे वर्कमेन्स के लॉज होते हैं, वर्कमेन के बेनिफिट के लिए, बोनस, ग्रेचुइटी, अब जिसको कोड ऑफ वेजेस एक्ट बोलते हैं हम लोग, या मिनिमम वेजेस एक्ट जो कोड ऑफ वेजेस एक्ट में है, उसके बाद फैक्ट्रीज एक्ट, इंडस्ट्रीज एक्ट, ये तो वेलफेयर लॉज है। तो ये केस का नाम था वर्कमेन ऑफ एसोसिएट रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस दी एसोसिएट रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अगर आप ये केस का नाम देखोगे तो ये केस से बहुत क्लियर है, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का केस है। तो बोनस एक्ट के अंदर में इस कंपनी को बोनस देना था अपने वर्कर्स को, देती भी थी। क्या हुआ ना, कंपनी ने बहुत अर्न किया, बोनस भी देती थी, और लॉ क्या बोलता है, हायर प्रॉफिट हायर बोनस। कंपनी बोनस देती थी, कंपनी के पास इतना पैसे थे तो कंपनी ने इन्वेस्टमेंट भी करना स्टार्ट कर दिया। कंपनी ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, इन्वेस्टमेंट भी करना स्टार्ट कर दिया। कंपनी इन्वेस्टमेंट करती तो उससे भी प्रॉफिट अर्न कर रही थी कंपनी, वो प्रॉफिट भी बोनस कैलकुलेशन में जा रहा था। तब कंपनी को अच्छा नहीं लगा, उन्होंने बोला मेरे वर्कर्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स देते हैं, उस प्रॉफिट से मैं उसको बोनस दे रहा हूँ, समझ में आता है। मैंने अपने इन्वेस्टमेंट्स किए हैं और उस इन्वेस्टमेंट से मैं उनको बोनस दूंगी, तो नहीं समझ में आ रहा है, तो उसको अच्छा नहीं लगा। तो उन्होंने क्या किया, एक सब्सिडियरी कंपनी बनाया और इस सब्सिडियरी को अपना इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर कर दिया, उस सब्सिडियरी को अपना इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर कर दिया। सब्सिडियरी और कुछ भी होल्ड नहीं करता था अदर देन दिस इन्वेस्टमेंट। वर्कर्स को अच्छा नहीं लगा, उन्होंने केस फाइल किया। कोर्ट ने बोला कि देखो कंपनी सब्सिडियरी कंपनी बनाने का सिर्फ एक ही मोटिव था, क्या मोटिव था, टू अवॉइड पेमेंट ऑफ हायर बोनस। तो व्हील को लिफ्ट किया गया, तो जब व्हील लिफ्ट किया गया, कोर्ट ने बोला दोनों प्रॉफिट्स को ऐड करके जो बोनस होता है वही कंपनी को देना पड़ेगा। The last one in this is to determine the true character of the company। मतलब एनिमी कंपनी है कि नहीं। कभी आप देखोगे इन सब केसेस में कुछ गलत हो रहा है, अभी डिस्कस कर रहे हैं इसमें कुछ गलत नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी व्हील इज लिफ्टेड। उस केस का नाम है Daimler कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड कंपनी लिमिटेड। यहाँ कंपनी ने कुछ भी गलत नहीं किया, फिर भी व्हील को लिफ्ट किया गया, ये देखने के लिए कि कहीं कंपनी एनिमी कंपनी तो नहीं है। अभी इसका मतलब क्या, तो इस केस में एक्चुअली क्या हुआ मैं आपको बताती हूँ। इस केस में कंपनी इंग्लैंड में बनी, इस कंपनी के 90% शेयर होल्डर्स जर्मन थे। वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जर्मन एंड इंग्लिश इंग्लैंड वेर एट वॉर, तो उस कंपनी ने अपने इंग्लिश डेटर्स को स्यू किया इंग्लैंड में। कोर्ट में डेटर्स ने बोला मेरे पास पैसा है, बोलोगे तो दे दूंगा, लेकिन अगर दूंगा तो ये एनिमी है, एनिमी को पैसे दे रहा हूँ।
कोर्ट ने बोला कैसे भाई? उसने बोला कि देखो 90% इस कंपनी के शेयर होल्डर्स जर्मन हैं, तो ये जर्मन कंपनी हुई। तो कंपनी बोले एक मिनट, हम इंग्लैंड में बने, हम इंग्लिश कंपनी है। अब देखो जनरल सिचुएशन में अगर आप इंग्लैंड में इनकॉर्पोरेटेड हो तो आप इंग्लिश कंपनी हो, विद वो एकदम अनडाउटेड है, आप कोई और कंपनी नहीं माने जाओगे। लेकिन क्योंकि वॉर चल रहा था, क्योंकि सिचुएशन इतना वो था, तो कोर्ट ने उस समय बोला, क्योंकि 90% ऑफ द, उसने व्हील को लिफ्ट करके देखा, 90% शेयर होल्डर्स जर्मन है, एंड उसने बोला कि 90% ऑफ द शेयर होल्डर्स जर्मन है, इस कंपनी को हम जर्मन कंपनी मानेंगे, दैट इज एनिमी कंपनी, एंड इंग्लिश डेटर्स को इनको अपना पैसा नहीं देना है। तो ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट। देखते हैं हिंट्स क्वेश्चन के। तो इन्होंने बोला है सबसे पहला तो आपको बताना है मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। तो आपको सबसे पहला क्वेश्चन में लिखना है द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। इनफैक्ट जब आप इसको लिख रहे हो, आप सेपरेट लीगल एंटिटी के कॉन्सेप्ट को लिख सकते हैं। अगर आपको याद है तो सोलोमन वर्सेस सोलोमन का एक रेफरेंस भी दे सकते हैं। फिर इन्होंने बोला है कि व्हेन व्हील कैन बी लिफ्टेड, मतलब व्हील को लिफ्ट किया जा सकता है, मतलब केसेस व्हेन व्हील इज लिफ्टेड। अब देखो ये कोई 7 मार्क्स का क्वेश्चन होता ना, बताओ केसेस वेयर व्हील इज लिफ्टेड, तो मैं पूरे को एक्सप्लेन करती, और 4 मार्क्स में एक्सप्लेन करूंगी। तो अगर 7 मार्क्स की पूरा एक्सप्लेन करती, बट अगर 4 मार्क्स है तो सिर्फ हेडिंग लिखूंगी और कुछ नहीं, ठीक है। एंड ओनर्स, और इस केस को ऑब्वियसली क्योंकि ये सिचुएशन ऐसा है, तो मुझे इसका कंक्लूजन भी देना पड़ेगा। इस कंक्लूजन का रेफरेंस बेस्ड होता है गिलफर्ड मोटर कंपनी वर्सेस हॉर्न, तो मुझे इसके बारे में भी लिखना चाहिए, ठीक है। सो ये है हमारे क्वेश्चन का, ये प्रोविजंस आना चाहिए हमारे क्वेश्चन में। आई होप सबको समझ में आ गया, आई होप आपको लॉजिकली समझ में आया। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, टिल देन थैंक यू सो मच।